हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टनर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का थर्ड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली इन रिएक्शंस को चार तरह से क्लासिफाई किया जाता है, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लेकिन इन सभी रिएक्शंस को जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना है, जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब टू प्रोसीड और प्रोड्यूस अ रिएक्शन, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहने का ये मतलब, जब किसी रिएक्शन को होने के लिए हमें किसी फॉर्म में एनर्जी को देना पड़े, चाहे वो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और तब रिएक्शन हो, तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे अगर हम पेपर को ऑक्सीजन में बर्न करना चाहते हैं, तो पहले हमें उसे एक टेम्परेचर तक पहुंचाना होता है, तो फिर उसके बाद पेपर में आग लगती है। और एक एग्जांपल के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, तब वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहने का ये मतलब, जब किसी भी रिएक्शन में एनर्जी देनी ना पड़े, एनर्जी हमें मिले विद द प्रोडक्ट्स के साथ, प्रोडक्ट्स फॉर्म भी हो और हमें एनर्जी भी मिले। इसका एक कॉमन एग्जांपल है रेस्पिरेशन प्रोसेस। जब भी हम सांस लेते हैं, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में डेवलप हो जाता है और हमें एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए। इसका और एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। जब भी हम कोयले को जलाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है हीट और लाइट के फॉर्म में, जैसे कि पुराने ज़माने में चूल्हे पर खाना बनाया जाता था वैसा। और एक जो आपके सिलेबस में है और इस पर हमें आगे भी बात करनी है, वो है अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को पानी में मिलाते हैं, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम बना लेता है और हीट देता है। ये चूना है। तो बात कर लेते हैं इन्हें याद कैसे रखा जाए। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को याद करने के लिए एक तरीका हम आपको दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक, जिसका स्टार्टिंग वर्ड EX है। आप इसको एग्जिट से रिप्लेस कर सकते हैं। कहने का ये मतलब, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एग्जिट करती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। तब आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं उस रिएक्शन के बारे में जिसे आपके सिलेबस में इस्तेमाल किया गया है और ये आपके बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को जब हम मिलाते हैं, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट देता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक लाइम कहा जाता है, चूना, और जिसे हम पानी में मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसे स्लेक्ट लाइम कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो चूना के घर में रंगाई होती है ना, वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 उसमें पास होते हैं, तो वो मिल्कीनेस अपीयरेंस दिखाता है, मतलब मिल्क जैसा एकदम हो जाता है। जब भी हम वाइट वॉश करवाते हैं वॉल्स पे, तो 2-3 दिन के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और जो शाइनी कलर का हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्लेक्ट लाइम है, इसका इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग में किया जाता है। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करवाते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये मिल्कीनेस डिसअपीयरेंस दिखाता है। इसकी वजह से हम किसी भी कंपाउंड के रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे प्रोडक्ट
को पहचानते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है या नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो हमारा पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड कंबाइन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है जुड़ना। ये ऐसा रिएक्शन है जिनमें रिएक्टेंट्स जुड़कर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम रेल के बहुत सारे डिब्बों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने से क्या होगा कि एक लंबी रेल तैयार होगी। उसी तरह इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स, सभी के सभी रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो बाय दिस इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स combines with each other to get a single product। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स और रिएक्टेंट्स जब कंबाइन करते हैं तब वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है, x + y gives xy। ये इसका सिंपलेस्ट इक्वेशन है। चलिए इसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब हम कोल को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। मैग्नीशियम और क्लोरीन जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड देता है। नाइट्रोजन गैस जब हम ऑक्सीजन गैस में पास करते हैं तब वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को ब्राउन फ्यूम्स भी बोलते हैं क्योंकि इसका कलर ब्राउन होता है। और किसी भी रिएक्शन में अगर ब्राउन कलर की गैस निकल रही है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को बताती है। हमारा दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन वर्ड डिकम्पोज वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सड़ना या खराब होना। जैसा कि बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं मरने के बाद सिंपल सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी तरह इस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड्स हैं वो सभी सिंपल कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स में टूट जाएंगे। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कहने का यह मतलब है जब कोई एक मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल या फिर बहुत बड़ा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स हो, वो जब टूटता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स के ब्रेक करता है तो उस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा कि वो बड़ा मॉलिक्यूल सड़ गया। ऑल टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। जितने भी तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। अब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, वो तो अपने अपने पड़े पड़े टूट तो नहीं सकता है। अगर उसे टूटना ही होता तो वो फॉर्म क्यों होता? तो उसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक इन नेचर है, मतलब उनमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी देते हैं जिससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे टूट जाते हैं। एनर्जी हम तीन तरह से दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो इन तीनों तरह से एनर्जी देने के बाद हमारे पास तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आते हैं। अगर हम लाइट देते हैं तो लाइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड फोटो। तो अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट से अगर करवाते हैं तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हमें एनर्जी हीट के फॉर्म में देनी पड़े तो हम लोग हीट के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं थर्मल। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और एक एग्जाम्पल है आयरन सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस में टूट जाता है। अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दें
तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। तो हम लोग इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे H2O का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके पूरे के पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा गया है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको हमारी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कंप्लीट किया। बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप ऑफ रिएक्शन की ओर, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप इसके नाम से समझ गए होंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह चेंज करना, मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह में जाना। इस रिएक्शन का जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह है, a + bx गिव्स ax + b। जैसा कि इस रिएक्शन में, इस एग्जाम्पल में x अपनी पोजीशन को छोड़कर a के साथ चला गया, लेकिन ये क्यों होता है? जैसा कि इस रिएक्शन में a ने b को हटाकर उसे डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लिया, मतलब a ने b को डिस्प्लेस किया और अपना वहां पे प्लेसमेंट किया, इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? मान लीजिए कि एक पतला आदमी एक खंबे को पकड़कर खड़ा है और एक मोटा आदमी आकर उसे ढकेल कर उसकी जगह से हटा देता है और खुद वहां पे खड़ा हो जाता है। तो पतले आदमी के लिए मुश्किल होगा उसे उस जगह से हिलाना, क्योंकि मोटे आदमी में उस पतले आदमी के मुकाबले ज्यादा पावर है। उसी तरह इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि ए जो बी को उसकी जगह से हटा रहा है वो बहुत ज्यादा पावर रखता है, मतलब ए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बी से, इसीलिए वो बी को उसके कंपाउंड फॉर्म से हटाकर खुद उसका कंपाउंड फॉर्म बना लेता है। The reaction in which more reactive element displaces less reactive element in its solution. More reactive element less reactive element को अपनी जगह से हटा देता है। ये आपको समझ में आ गई, लेकिन in its solution का क्या मतलब है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जब हम आयरन नेल्स को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, तब ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड करके लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है और आयरन नेल्स ब्राउन हो जाता है। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe आयरन गिव्स FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu कॉपर। चलिए इसका डायग्राम से इसे समझते हैं। जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, तब आयरन की सरफेस पे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कांटेक्ट में होते हैं वो रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आयरन कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन में हटाकर अपनी जगह बना लेता है और आयरन सल्फेट फॉर्म करता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और क्योंकि आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, तो जो कॉपर लास्ट में बचता है वो आयरन नेल की सरफेस पे चिपक जाता है, इसीलिए आयरन नेल्स का कलर ब्राउन हो जाता है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन हो जाता है या फिर ब्लू कलर फेड करने लगता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स या आइटम्स का चेंज होना, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ पे 2 चेंज होंगे, एक यहाँ से वहाँ जाएगा और दूसरा वहाँ से यहाँ आएगा। जैसा कि इसका कॉमन एग्जांपल है ax + by गिव्स ay + bx। यहाँ पर x और y दोनों की पोजीशन a और b के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, लेकिन हम इसे रिएक्टिविटी के बेस पे नहीं बोल सकते कि इसमें से कौन रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से ही चेंजेस दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए Na2SO4
प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर Na 2SO4 2Na प्लस और SO4 2 माइनस आयंस में ब्रेक कर जा रहे हैं और BaCl2 Ba2 प्लस और Cl माइनस आयंस के रूप में ब्रेक कर जा रहा है। यहाँ पर Na के साथ Cl का एक्सचेंज हो रहा है, Na Cl एनायन के साथ चला जा रहा है और बेरियम SO4 2 माइनस एनायंस के साथ चला जा रहा है। तो इससे BaSO4 Ba2 प्लस कैटायन और SO4 2 माइनस एनायन मिलकर BaSO4 बेरियम सल्फेट बना लेते हैं और Na प्लस एनायन और Cl माइनस एनायन मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं। The reaction in which change of ions takes place is called double displacement reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस के एक्सचेंज हो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। इसके और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दिए गए आप सभी रिएक्शंस को आपको क्लासिफाई करके लिखना है कि ये किस टाइप के रिएक्शंस है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आपको इन रिएक्शंस को बैलेंस भी करना है। और चलिए बात कर लेते हैं अब प्रीवियस क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।